और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ईरानी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है। हादसे का शिकार उनका दरअसल विमान हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया। हादसे में ईरान के विदेश मंत्री की भी मौत हो गई है। अजरबैजान से वापस लौट रहे थे इब्राहिम रईसी, जहां एक बांध के उद्घाटन समारोह में शामिल होने गए थे। हादसे में किसी के भी बचने की संभावना नहीं जताई गई है। इस हेलीकॉप्टर हादसे में राष्ट्रपति रईसी की मौत हो गई है। उनके साथ 9 लोग थे, जिसमें विदेश मंत्री भी उसी हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया बताया जा रहा है। तस्वीरें भी कुछ आपको दिखा रहे हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद जमीन पर गिर गया और उसके बाद उसमें जबरदस्त आग लग गई। अमूमन हमने देखा इस तरह के हादसों में किसी का भी बच पाना मुश्किल ही होता है, असंभव ही होता है, और ऐसा ही देखने को मिला। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और बताया जा रहा है कि इस हादसे में उनका निधन हो गया। उनके साथ विदेश मंत्री भी वहां के मौजूद थे। अजरबैजान से लौटते वक्त ये हादसा हुआ है और भी कई लोग बताया जा रहा है कि सवार थे और सभी की मौत हो गई है, कोई भी नहीं बच पाया है। ये 2 तस्वीर तो कौन है इब्राहिम रईसी, ये भी आप जान लीजिए। ईरान के राष्ट्रपति हैं। 2021 में इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति से पहले भी कई वजहों से चर्चाओं में हमेशा इब्राहिम रईसी रहे हैं। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के करीबी हैं। उत्तराधिकारी के रूप में प्रबल दावेदार थे। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पर अमेरिका प्रतिबंध लगा चुका था। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 1988 में सरकारी वकील थे। इब्राहिम रईसी खुफिया ट्रिब्यूनल्स का हिस्सा भी रह चुके हैं, जिनकी अब मौत हो गई है। पूरा व्यक्तित्व और साथ ही साथ उनसे जुड़ी बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, जिनकी बताया जा रहा है कि विमान हादसे में मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर अजरबैजान से कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे और हेलीकॉप्टर फिर उनका क्रैश हो गया। दरअसल एक बांध के उद्घाटन समारोह में पहुंचे हुए थे अजरबैजान, जो कि ईरान से लगा हुआ ही राष्ट्र है, और अजरबैजान और ईरान की सीमा के पास ही ये क्रैश हुआ है। और यहाँ पर उत्तरी ईरान का जो हिस्सा पड़ता है, पहाड़ी भरा हिस्सा है काफ़ी ज़्यादा, और ये पता चल रहा है कि हेलीकॉप्टर को ख़राब होने के बाद हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी। 3 हेलीकॉप्टर इस काफिले में थे, बाकी 2 लौट आए थे। ये हेलीकॉप्टर नहीं लौटा और इसकी जब जांच की गई, जब खोजबीन की गई, तो पता चला कि हादसे का शिकार हुआ है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार, मेरे साथ जुड़ेंगे, और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करूंगा। पिछले कुछ दिनों से जो पश्चिम एशिया में हालात हैं, इजराइल ईरान के बीच तनावपूर्ण स्थिति है। अमेरिका प्रतिबंध लगा चुका है ईरान के ऊपर, वो भी एक तनावग्रस्त है। इब्राहिम रईसी अलग अलग मुल्कों का, देशों का दौरा कर रहे थे, अपने देश के लिए वो तमाम चीज़ें कर रहे थे। अब उनकी मौत हो जाना, क्या इसे ये माना जाए कि एक हादसा है, या फिर जैसा हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि अगर इजराइल इसके पीछे पता चलता है तो हम इजराइल का नक्शा मिटा देंगे? देखिए, ये जो घटना है ये बेहद दुखद है, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे ईरान के लोगों के लिए मैं अपनी तरफ से भी और अपने देश की तरफ से भी संवेदना व्यक्त करता हूं। और जाहिर है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हमारा जो ऑफिशियल जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो भी अपनी संवेदना आने वाले समय में इसमें व्यक्त करेंगे। और जाहिर है कि ये जो स्थिति है ये पूरे ईरान के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जहां तक इस घटनाक्रम का जो प्रश्न है, इस पूरी घटना के पीछे किसी भी तरीके की संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता। और अब ये ईरान की एजेंसीज के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उसके असेसमेंट को देखना होगा कि ईरान इस पूरे विषय को लेकर के कैसे असेसमेंट पर पहुंचता है। यदि ईरान के द्वारा कोई ऐसा असेसमेंट किया जाता है कि ये एक हादसा था, ये एक किसी टेक्निकल स्नैक की वजह से या खराब वेदर की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, तब तो इस संदर्भ में कोई मैं बड़े तनाव की स्थिति नहीं देखता हूं।
लेकिन यदि इस तरीके का असेसमेंट ईरान के एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा किया जाता है कि ये किसी साजिश की वजह से हुआ है ये पूरा घटनाक्रम, तो ऐसे में आने वाले समय में जो पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में जो तनावपूर्ण स्थितियां हैं और अधिक गहरा सकती है। पहले ही जैसा राजीव जी आपने जिक्र किया कि ईरान की जो वर्तमान समय में स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है वो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है। ईरान और इजराइल के बीच का जो तनाव है वो चरम पर है। अभी हाल के समय में हमने देखा था किस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में स्ट्राइक और काउंटर स्ट्राइक कंडक्ट की गई थी। उसी तरीके से उसके पहले अगर जाएं तो 7 अक्टूबर को जो इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया गया, जो कि हमास नामक आतंकी संगठन के द्वारा किया गया, वो एक ईरानियन प्रॉक्सी है। हिजबुल्लाह के जैसे बयान आ रहे हैं, हुती ने जिस तरीके की समस्याएं रेड सी रीजन में खड़ी कर रखी हैं, वो सारे के सारे ईरानियन प्रॉक्सीज हैं। तो ऐसे में यदि ईरान ऐसे किसी असेसमेंट पर पहुंचता है कि ये किसी साजिश के तहत किया गया है, तो ऐसे में ये जांच का विषय है, ये पता लगाने की भी जाहिर है जल्द कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि शिनाख्त वहां पर की जा रही है, चूंकि क्रैश साइट पर रेस्क्यू टीम्स पहुंच चुकी हैं। आगे यूके देवनाथ सर, इससे पहले आपके पास आऊं, एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई बता देते हैं। देखिए, रईसी की मौत के बाद ईरान से बहुत बड़ी खबर एक और सामने आ रही है, और वो ये है कि मोहम्मद मुकबर ईरान के नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। रईसी की मौत के बाद अब बताया जा रहा है कि मोहम्मद मुकबर नए ईरान के राष्ट्रपति हो सकते हैं। ईरान के उपराष्ट्रपति हैं फिलहाल मोहम्मद मुकबर। रईसी के अंतिम संस्कार के बाद इस पर ऐलान संभव है। सुप्रीम लीडर खामेनेई की मंजूरी का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री की भी हादसे में मौत हो गई है। विमान हादसे में राष्ट्रपति रईसी की मौत। अजरबैजान से वापस लौट रहे थे इब्राहिम रईसी, तो मोहम्मद मुकबर नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। अली खamenei की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, ये जो डेवलपमेंट हुआ है, शायद इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। लग रहा था स्थितियां जो थी पहले पश्चिम एशिया में, जो अलग अलग देशों के बीच में हालात चल रहे थे, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं। मतलब तलखी है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं। लेकिन अब इसके बाद हिजबुल्लाह की धमकी आना, इसके बाद ईरान का भी असेसमेंट करना, 3 हेलीकॉप्टर में से 2 हेलीकॉप्टर वापस आ जाते हैं, ये हेलीकॉप्टर क्रैश होता है जिसमें राष्ट्रपति और विदेश मंत्री बैठे होते हैं। तो क्या अभी हाल देखते हैं आप पश्चिम एशिया ईरान में? जी हाँ, इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारा जाना बहुत ही दुखद बात है, खासतौर से भारत के संदर्भ में। ईरान में जो अभी एस्टेब्लिशमेंट है वो हमेशा भारत के साथ दोस्ताना रवैया बढ़ाना चाहती थी। मेरी सबसे बड़ी उम्मीद तो अभी ये है कि इब्राहिम रईसी की मौत के बाद भी ईरान के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा दोस्ताना रहेंगे और ज़्यादा मजबूत रहेंगे। मोहम्मद मुकबर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो फिलहाल कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। वो भी एक सेंटर मतलब मॉडरेट व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, और ये मान लेना उचित ही होगा कि उनके कार्यवाहक राष्ट्रपति समय के दौरान भी भारत के साथ उनके रिश्ते स्टेबल रहेंगे। ईरान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से 50 दिन के अंदर कार्यवाहक राष्ट्रपति जो हैं उनका ये कर्तव्य है कि वो सुप्रीम लीडर के गाइडेंस में और जुडिशरी की मदद से नए राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। तो नया राष्ट्रपति कौन बनता है उसके ऊपर दारोमदार रहेगा कि ईरान की विदेश नीति भविष्य में कैसे जाएगी। जहां तक हमास और इजराइल का युद्ध है, फिलहाल इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें ईरान का जो रुख है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ईरान हुती को मदद देता रहेगा, ईरान हिजबुल्लाह को मदद देता रहेगा, ताकि वो इजराइल के ऊपर और अमेरिका के जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं पश्चिम एशिया में हैं, उनके ऊपर हमला जारी रखें। सबसे बड़ी चिंता इस वक्त दुनिया को ये है कि ऐसा ना हो कि ईरान के अंदर एक इंटरनल कोलैप्स हो जाए। ईरान के अंदर 1979 में जब रेवोल्यूशन हुआ था तो बहुत ही धार्मिक कट्टरपंथी विचारधारा के जो लोग थे, व्यक्तित्व वाले लोग थे, वो टॉप गवर्नेंस में आ गए। लेकिन ईरान में अभी तक बहुत बड़ा तबका
ऐसा है जो कि मॉडरेट्स हैं, मध्यम वर्ग लोग जो हैं या जो पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंसियां हैं, वो जरा पश्चिमी सोच वाले हैं। तो अगर इस वक्त ईरान के अंदर कोई राजनीतिक उथल पुथल मची तो इसका थोड़ा एडवर्स इफेक्ट पड़ बिल्कुल, सकता आगे है। क्या होगा ये तो चर्चा का विषय है ही, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे? क्या ये हादसा है या फिर साजिश है किसी की? ये भी एक बड़ा सवाल है। आप सभी बने रहिए, एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई बता देते हैं। काउंसिल ऑफ फ्राइडे इमाम का बड़ा बयान, राष्ट्रपति रईसी की मौत हो गई है। काउंसिल की तरफ से कहा गया है ईरानी विदेश मंत्री की भी मौत हो गई है इस हादसे में। हेलीकॉप्टर सवार सभी लोगों की जान चली गई है। ये बड़ी खबर ऑफिशियल अब हो चुका है। माथुर सर, प्रथम दृश्य आपको क्या नजर आता है? क्या ये साजिश का हिस्सा हो सकता है? क्योंकि काफिले में 3 हेलीकॉप्टर्स थे, 3 विमान थे, सिर्फ उसी हेलीकॉप्टर का हादसे का शिकार होना जिसमें राष्ट्रपति थे, जिसमें विदेश मंत्री थे, और इस पूरे हादसे ने याद हमें दिलवा दिया है सीडीएस जनरल बिपिन रावत का, किस तरह से जो विमान था वो हादसे का शिकार हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। मैं यही कह रहा हूं कि किसी भी परिस्थिति, किसी भी चीज को रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन जो मैं बात बताऊंगा आपको वो ये है कि मान लीजिए ये अगर हादसा भी है तो उस हादसे का टाइमिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा गलत टाइमिंग है। आज की तारीख में ईरान का इन्वॉल्वमेंट मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उसमें सब जग जाहिर है। उसके अलावा यूक्रेन की लड़ाई में रूस को मदद करना वो भी ईरान का सबको मालूम था ये इन्वॉल्वमेंट है। उसके अलावा जिसकी मैं कुछ दिन पहले बात कर रहा था कि चाइना, रशिया, ईरान और कोरिया का एक नया अलाइनमेंट उभर करके आ रहा है। तो ये तमाम चीजें, और चौथी बात, ये लोग परमाणु परीक्षण करने के बहुत करीब आ गए थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये जो प्रेसिडेंट हैं ये अंततोगत्वा कहीं ना कहीं ये परीक्षण करके मानेंगे और ईरान एक शायद परमाणु संपन्न शक्ति संपन्न राष्ट्र हो जाए। तो ये तमाम चीजें इस बात को बताती हैं कि इसमें मोसाद का हाथ हो सकता है, इजराइल का, इसमें पश्चिमी देशों का हाथ हो सकता है, इसमें यूक्रेन का हाथ हो सकता है, इसमें इंटरनल जो उनकी पॉलिटिक्स है, इंटरनल जो अपहीवल्स हो रहे हैं, और जिस प्रकार की हार्ड लाइन स्टांस राष्ट्रपति का था, तो हो सकता है आंतरिक रूप से कोई इसका कोई कारण रहा हो। और सबसे ज्यादा जो चीज मुझे लग रही है वो ये लग रही है कि ये टेक्निकल स्नैग या एक्सीडेंट है, एक हादसा है। नहीं, ये जाहिर सी बात है सीडीएस जनरल बिपिन रावत के कि जिस प्रकार से बिपिन रावत साहब का जहाज हुआ है, लगभग वही टेरेन कंडीशन है, लगभग वही मौसम के हालात हैं, बहुत कहीं घना जंगल, तो हालात ऐसे। कल भी सर ऐसी ही खबरें आ रही थी कि उस इलाके में कोहरा बहुत है, उस इलाके में मौसम बिगड़ा हुआ है। जनरल बिपिन रावत के केस में भी ऐसा ही हुआ था जब वो ऊटी की तरफ जा रहे थे और ऐसी चीजें थी। मैं रुक करूंगा आपका, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ईरान के हेलीकॉप्टर क्रैश में राष्ट्रपति की मौत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने निधन पर दुख जताया है। ईरान के राष्ट्रपति के निधन से मैं दुखी हूं। भारत दुख की घड़ी में ईरान के साथ है। इब्राहिम रईसी हमेशा याद रखे जाएंगे। भारत से मजबूत संबंध में उनका योगदान रहा, रईसी का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है। उन्होंने दुख व्यक्त किया है इब्राहिम रईसी की मौत पर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति, साथ ही साथ वहां के विदेश मंत्री की मौत हो गई है। कुल 9 लोगों की जान गई है, बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, हादसे का शिकार हो गया। इस पर यूके देवनाथ सर, माथुर सर, साथ ही साथ संजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया। इससे पहले आप जिक्र ही कर रहे थे भारत और ईरान के बीच रिश्तों का। अब पीएम मोदी की ओर से भी पोस्ट किया गया है। दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे रहे हैं इससे पहले, लेकिन इब्राहिम रईसी के बाद रिश्ते और ज्यादा मधुर हुए थे और आगे भी कोशिशें थी कि बेहतर हों। लेकिन इंटरनल कुछ फोर्सेस का जिक्र किया था यूके देवनाथ सर ने। अगर इंटरनल फोर्सेस इस तरह से एक्टिव रहेंगी तो आगे आने वाले फ्यूचर में किस तरह से देखते हैं दोनों देशों के बीच संबंध रहेंगे? जी, देखिए, जहां तक भारत के ईरान के साथ संबंधों का प्रश्न है तो ये संबंध प्रगाढ़ हैं, गहरे हैं। भारत और ईरान के बीच में सिविलाइजेशनल जो टाइज हैं, ये सिविलाइजेशनल कनेक्ट है और वो भी एक संबंधों का बड़ा आधार है, जो कि सारे अपफ्यूअल के बावजूद भी
सारी अनिश्चितताओं के बावजूद भी भारत को ईरान के साथ लगातार एंगेज करके रखता है। और भारत की जो विदेश नीति है वो मिडिल ईस्ट रीजन में भी एक संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण और जिम्मेदारी भरी विदेश नीति रहती है। और इसी वजह से अभी आप देखिए तो चाहे मिडिल ईस्ट में कैसी भी तनाव की स्थितियां हो, हम ईरान के साथ भी हमारे गहरे संबंध हैं। और वहीं इजराइल और हो या पैलेस्टीन हो या अन्य जो मिडिल ईस्ट के राष्ट्र, उनके साथ भी हमारे दोस्ताना संबंध है। तो ये जो भारत की विदेश नीति की एक तो जो संतुलन को साथ करके चलने की एक जिम्मेदारी भरी जो विदेश नीति होती है, उसका भी परिणाम है कि आज हमारे ईरान के साथ इतने बड़े और गहरे संबंध हैं। अभी हाल में ही हमने ईरान के साथ एक बहुत ही बड़ी जो चाबहार के संबंध में उसके मैनेजमेंट को लेकर के एक बड़ा इनिशिएटिव, बड़ी डील साइन की है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि भारत और ईरान के संबंध चाहे कैसे भी स्थितियां हो उसमें प्रगाढ़ रहेंगे। अब राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के कार्यकाल के दौरान भी ये संबंध प्रगाढ़ हुए, गहरे हुए, जैसा कि मैंने चाबहार डील की अभी चर्चा की। और आने वाले समय में जब कोई नया राष्ट्रपति वहां 50 दिन के अंदर चुनाव कराए जाने का प्रावधान है और नया राष्ट्रपति चुने जाने का प्रावधान है, तो ऐसे में जो नई सरकार भी वहां जब बनेगी, नए राष्ट्रपति वहां बनेंगे, तो उस समय भी भारत और ईरान के संबंधों में लगातार प्रगति होगी, ऐसा मैं देखता हूं। और जहां तक ईरान के अंदर जो आपने चर्चा की, ये अवश्य है कि मॉडरेट्स और वहां के जो कट्टरपंथी हैं, जो एक हार्डलाइनर इमेज रखने वाले जो नेता हैं, और इब्राहिम रईसी एक हार्डलाइनर इमेज रखने वाले नेता थे, तो उनके बीच में एक टकराव की स्थितियां अवश्य होती हैं। और ईरान के डीप स्टेट का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और जैसा कि माथुर सर ने कहा, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि ईरान की जो वर्तमान समय में पूरी स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग है, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, और ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। और वो इजराइल के एम्बेसडर ने तो यूएन में इसका एग्जाम्पल देते हुए भी बताया था कि ईरान कहां तक पहुंच गया है यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर, जो जरूरी है किसी भी परमाणु बम के बनाए जाने के लिए। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर क्रैश पे हिजबुल्लाह चीफ के बेटे हादी नसरुल्लाह ने धमकी दी है, हमले में अगर इजराइल का हाथ तो हम इजराइल का नक्शा बदल देंगे। यानी इजराइल के ऊपर हमले के लिए हिजबुल्लाह तैयार हो रहा है। वही हिजबुल्लाह जो कि ईरान समर्थित है, ईरान के द्वारा फंडेड है, जो ईरान के मदद पर पलता है और एक्ट करता है। यूके देवनाथ सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, जैसा ईरान के बारे में कहा जा रहा था कि वो अपना एक साइलेंटली, चुपचाप एक एटॉमिक प्रोग्राम चला रहा है, वो लगातार अमेरिका को चुनौती दे रहा है, वो लगातार इजराइल युद्ध में हमास को सपोर्ट कर रहा है, इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ये सारी चीजें, क्या इसमें आप डिक्लाइन देखते हैं? और अगर देखते हैं तो क्या इब्राहिम रईसी की मौत नेचुरल कही जा सकती है? क्या ऐसा तो नहीं किसी दूसरे बाहरी फोर्स के जरिए इस पूरे हादसे को अंजाम दिलवाया गया हो? जहां तक ईरान की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने बार बार, कम से कम ऑफिशियली यही बोला है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो पीसफुल पर्पस के लिए, पावर जनरेशन के लिए है। क्योंकि आकलन ये है कि और 40 से 70 साल के अंदर ईरान की जितनी ऑयल है, कच्चा तेल है, सब खत्म हो जाएगा। तो ईरान चाहता है कि अपने भविष्य में 50 साल के बाद जब वहाँ कच्चा तेल खत्म हो जाए तो न्यूक्लियर, उनके पास कोयला वगैरह कुछ नहीं है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट उनको डेवलप करना है। दूसरी चीज है कि पिछले हफ्ते ही IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो इंस्पेक्टर्स थे वो ईरान में थे, और बहुत ज़्यादा संभावना यही है कि उनकी रिपोर्ट से यही निकल कर आएगा कि कोई डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं है कि ईरान कोई न्यूक्लियर हथियार बनाने जा रहा है। अभी अमेरिका में जो बाइडेन के साथ ट्रंप ने बार बार कहा है कि अगर वो पावर में आते हैं तो वो अब ईरान के साथ ऐसा एक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल साइन करेंगे कि ईरान मजबूर हो जाएगा कि वो न्यूक्लियर पावर सिर्फ पीसफुल पर्पस से इस्तेमाल करे, हथियार ना बनाए। तो ईरान अभी भी न्यूक्लियर हथियार बनाने का जो दावा है ऑफिशियली उसने नहीं किया। वो आपको फाउल प्ले नजर आता है इस एक्सीडेंट में, इस मौत में? इससे पहले कि मैं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करूं,
जी हाँ, इस जो अभी फिलहाल क्रैश हुआ है इसके बारे में काफी सारे आकलन लग रहे हैं। मेरा एयरफोर्स का बैकग्राउंड यही मुझे बार बार प्रेरित कर रहा है कि इस क्रैश के लिए या तो खराब मौसम जिम्मेवार है, या हो सकता है कि जो पायलट है उसका जजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ा गया हो, या हो सकता है कि कोई यांत्रिकी खराबी हो। एक जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ रही है कि शायद मोसाद का हाथ हो, या कुछ ऐसी भी ईरान की सोशल मीडिया, खासतौर से ईरान की जो विरोधी जो इंटरनल ऑपोजिशन है उनका जो सोशल मीडिया है वो ऐसा जताने की कोशिश कर रहा है कि पावर स्ट्रगल के तहत इब्राहिम रईसी को मार दिया गया है। ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बिल्कुल, है, कई ये अलग अगले अलग तरह 24 की साल आशंकाएं हैं, कई अलग अलग होगी। बातें सामने आ रही हैं, लेकिन ये सब जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर बता दें दर्शकों को। रईसी की मौत पर IRGC का बयान। हादसे में शव कुछ बुरी तरह से जल गए हैं। कुछ शवों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, पहचान नहीं हो पाई है। ये बयान आया है IRGC का और कहा यह जा रहा है कि कई शव बुरी तरह से जल गए हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का ये बयान। चूंकि 9 लोग थे, इसमें राष्ट्रपति रईसी भी थे, विदेश मंत्री भी थे, कुल 9 लोग सवार थे। जाहिर है विमान जब क्रैश हुआ, जमीन पर गिरा, आग लग गई और जिंदा जल गए होंगे सभी लोग, तो ऐसे में पहचान कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है रेस्क्यू टीम के सामने। माथुर सर, अब चुनौतियां क्या आगे देखते हैं आप ईरान के लिए? क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं? दुश्मनी अगर हम बात करें इजराइल के साथ तो करीब 50 साल से ज्यादा पुरानी है। क्या और भी कोई दुश्मन है? चुनौतियां अब आगे क्या देखते हैं आप? जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले कहने की कोशिश कर रहा था, अगर ये हादसा भी है, मुझे भी लग रहा है हादसा सबसे ज्यादा, तब भी इस हादसे का टाइमिंग बहुत खराब है। आप देखें उस खराब टाइमिंग की वजह से डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली दोनों तरीके से उनको मेरे को लगता है काफी चैलेंजेस सामने उभर के आने वाले हैं। क्योंकि डोमेस्टिक फ्रंट पे जब, जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि ये बहुत ज्यादा हार्डलाइनर थे। कुछ साल पहले, 2 वर्ष पहले जिस प्रकार का इन्होंने वो हिजाब वाले वाकये में उन्होंने जिस प्रकार से अपना क्रैकडाउन किया था, तो उसका भी बात है। 1988 में इन्होंने जो मास एग्जीक्यूशंस में जो इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का, और जब इलेक्शन जीत के आए तब भी उन्होंने किस प्रकार से अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को अप्रेस करके इलेक्शन को जीता था। तो ये तमाम बातें एक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक तरफ इशारा कर सकती हैं। लेकिन फिर भी एक बात मैं जो पहले बता रहा था नहीं बता पाया, वो ये है कि ये एयरक्राफ्ट बहुत पुराना और टेक्नोलॉजिकली उतना एडवांस्ड एयरक्राफ्ट नहीं है। इसलिए संभावना इस बात की सबसे ज्यादा है, चाहे कितना भी आपका अच्छा पायलट हो, चाहे कितना अच्छा एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस हो, इस एयरक्राफ्ट में एक्सीडेंट की संभावना जो है वो मुझे सबसे ज्यादा नजर आ रही है। तो दूसरा इंटरनेशनल चैलेंजेस क्या है? इंटरनेशनल चैलेंजेस में अचानक से पिछले 1.5 वर्ष में ईरान जो है एक धुरी की तरह से उभर के सामने आया, और ईरान यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में भी एक इंपॉर्टेंट जो सप्लायर हो गया आपके ड्रोन्स का रशिया को, तो रशिया के साथ मिला ईरान का नॉर्थ कोरिया के साथ, और ईरान का चाइना के साथ एक नया इक्वेशन तैयार हो गया। तो ये जो तमाम चीजें थी, इन तमाम चीजों को देखते हुए उनकी खिलाफत पश्चिमी राष्ट्रों में बढ़ती चली जा रही थी। तो जो उस चीज से भी आप देखिएगा कि इनकार आप नहीं कर पाएंगे। और मुझे ये लग रहा है कि अब एक कोई नया वहां पर जो प्रेसिडेंट बनने वाला है थोड़ा सॉफ्ट होगा मिडिल ईस्ट में भी, और नाटो, यूएस और वेस्ट के साथ भी। ये चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका सर इस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूके देवनाथ सर आपका, माथुर जी में हमारे साथ जुड़े, साथ ही साथ संजीव जी आपका भी शुक्रिया। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई बता देते हैं। रईसी की मौत पर ईरान सरकार अलर्ट हो गई है। ईरानी सरकार ने IRGC को अलर्ट किया है। हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। प्रमुख शहरों में बसित फोर्स उतार दी गई है। ईरान के कुर्द बहुल इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। कुर्द बहुल इलाकों में पिछले साल विरोध हुआ था सरकार के प्रति। पिछले साल सरकार विरोधी आंदोलन यहाँ पर देखने को मिले थे, और ये तस्वीरें भी कुछ आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जहाँ पर विमान क्रैश हुआ, जहाँ पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, साइट की तस्वीरें हैं।
जो टीवी स्क्रीन पर आपके चल रही हैं। अब आगे क्या होगा, ईरान के सामने क्या क्या संकट है और भारत के साथ कैसे ईरान के रिश्ते रहे हैं, दुश्मन कौन कौन है, सब पर भी हमने चर्चा की। और अब एक खबर इससे जुड़ी हुई आपको ये बता रहे हैं कि वहां पर अलर्ट सरकार हो गई है, IRGC को अलर्ट किया गया है। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होगा।